गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डीजल और हीटर का कॉमन टॉपिक टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वो हमने आपको मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, हैंड टूल, कटिंग टूल और साथ ही साथ सीट मेटल टूल का जो बेसिक थ्योरी है वो हमने आपको करवा दिया था। आज के इस क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। याद करो, माइक्रोमीटर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सबसे पहले बताया था कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर करता है? ऑप्शन है आपका स्क्रू पर, दूसरा ऑप्शन है आपका नट बोल्ट पर, तीसरा वर्नियर और चौथा नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन होगा स्क्रू। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। स्ट्रेट एज का प्रयोग कहां किया जाता है? स्ट्रेट एज का प्रयोग कहां किया जाता है? ऑप्शन है किसी जॉब की लंबाई नापने में, सतह की समतलता नापने के लिए, किसी जॉब की लंबाई नापने में, सतह की समतलता को मापने के लिए, टेपर सतह को कोण मापने के लिए। टेपर सतह का कोण मापने के लिए या इनमें से कोई नहीं। स्ट्रेट एज, याद करो, स्ट्रेट एज के बारे में भी हमने आपको करवाया है और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया? इसरो 2016 में इस क्वेश्चन को ये पूछा था कि स्ट्रेट एज का प्रयोग कहां किया जाता है। स्ट्रेट एज का प्रयोग कहां किया जाता है? स्ट्रेट एज का प्रयोग कहां किया जाता है? ऑप्शन है किसी जॉब की लंबाई मापने में, दूसरा सतह की समतलता मापने के लिए, तीसरा टेपर सतह को कोण मापने में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो और इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है? स्ट्रेट एज क्या होता था? किसी भी जॉब का फ्लैटनेस मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे? तो हम लोग स्ट्रेट एज का उपयोग करते थे। ट्राई स्क्वायर का भी उपयोग हम लोग किसी भी जॉब का 90 डिग्री या फिर समतलता मापने के लिए करते थे। याद है आपको? याद होगा, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। मैंने आपको ये पूरी चीजें क्लास में करवाई भी है। तो स्ट्रेट एज का प्रयोग कहां किया जाता है? किसी भी सतह का फ्लैटनेस या समतलता नापने में। ठीक है, फ्लैटनेस या समतलता नापने में स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये भी रेलवे के सवाल में पूछा गया है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा मैक्सिमम कितना दूरी मापा जा सकता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 100 mm, दूसरा ऑप्शन है 50 mm, तीसरा ऑप्शन है 25 mm और चौथा ऑप्शन है 200 mm। इसका आंसर्स लगाओ आप। इसका आंसर्स लगाओ। इसका आंसर होगा 100 mm। इसका आंसर क्या होगा? 100 mm। आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा कितने mm की दूरी अधिक से अधिक मापी जा सकती है? तो 100 mm तक की दूरी इससे मापी जा सकती है। आउटसाइड किस माइक्रोमीटर की बात हो रही है? यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात यहाँ पर हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या है? स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या है? स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या है?
ऑप्शन है अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है जॉब को दोनों ओर से पकड़ा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है आपका अधिक बल लगाने पर स्लिप हो जाता है। चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आपको? स्लिप जॉइंट प्लायर, प्लास के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। ये कैसा टूल है? ये एक प्रकार का होल्डिंग टूल है, ये डिसमेंटलिंग टूल है। इससे किसी भी नट को खोल भी सकते हैं या किसी जॉब को पकड़ने में भी ये काम आता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आपको? अब देखते हैं स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या है। स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या है? स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या है? ऑप्शन है आपका अधिक बड़े जॉब को पकड़ा जा सकता है, जॉब को दोनों ओर से पकड़ा सकता है, अधिक बल लगाने पर स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अधिक बड़े जॉब को भी पकड़ा जा सकता है। देखो प्लास क्या है? प्लायर्स जिसको हम लोग हिंदी में प्लास कहते हैं, ये क्या था? ये एक प्रकार का होल्डिंग टूल भी है या फिर डिसमेंटलिंग टूल भी है। ये किसी जॉब को पकड़ने के काम में भी आता है और किसी नट बोल्ट को खोलने के भी काम में आता है। आप याद करो, मैंने ये क्लास में करवाया था। अच्छा, मैंने इस स्लिप जॉइंट प्लायर्स के बारे में, या जिसको हम लोग एडजस्टेबल प्लायर भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिप जॉइंट प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर या फिर एडजस्टेबल प्लायर। एडजस्टेबल प्लायर, एडजस्टेबल प्लायर, इसकी एक डिमेरिट था। याद है आपको? मैंने जिस क्लास में आपको ये प्लायर्स करवाया था उसमें हमने स्लिप जॉइंट प्लायर, एडजस्टेबल प्लायर के बारे में एक चीज आपको बताई थी कि ये मल्टीपर्पस यूज तो होता है, इसको हम छोटे बड़े नट पकड़ने के लिए यूज तो कर लेते हैं, पर इसका जो ग्रिप होता है वो कम होता है। इसका ग्रिप क्या होता है? कम होता है। इसके कारण ये क्या होता है? इसका इफेक्ट जो होता है उतना नहीं हो पाता। ठीक है, इसका ग्रिप जो होता है, इसका ग्रिप कमजोर होता है। इसका ग्रिप क्या होता है? कमजोर होता है। क्लियर है आपको? इसका ग्रिप कैसा होता है? इसका ग्रिप क्या होता है? कमजोर होता है। किसका? स्लिप जॉइंट प्लायर या एडजस्टेबल प्लायर का। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण कैलिपर किस धातु के बने होते हैं? साधारण कैलिपर किस धातु के बने होते हैं? साधारण कैलिपर किस धातु के बने होते हैं? आपका ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा आपका ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, तीसरा आपका ऑप्शन है टूल स्टील और चौथा है स्टेनलेस स्टील। देखो और इसको आंसर्स लगाओ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। इसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, इसको हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, इसको ट्यूल स्टील बोलेंगे और इसको स्टेनलेस स्टील बोलेंगे। इसका ऑप्शन आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। इसका आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। साधारण कैलिपर किस धातु का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया आपका सवाल है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
ये कोई अपने मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं। अगला हम लोग देखते हैं वर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं। मेरी बात आपको क्लियर है? पिछला क्वेश्चन आपका क्लियर था? कैलिपर किस धातु का बना है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? HCS। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर किस धातु का बना होता है? आपका ऑप्शन है वेनेडियम स्टील, दूसरा आपका ऑप्शन है माइल्ड स्टील, तीसरा आपका ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील और चौथा आपका ऑप्शन है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील HCS, माइल्ड स्टील, और ये क्या था? वेनेडियम स्टील। वर्नियर कैलिपर किस धातु का बना होता है? कैलिपर किस धातु, साधारणतः कैलिपर किस धातु का बना होता था? तो हाई कार्बन स्टील का बना होता था। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है कि वर्नियर कैलिपर किस धातु का बना है। वर्नियर कैलिपर आपका किस धातु का बना है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेनेडियम स्टील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वेनेडियम स्टील। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल का शून्य रेखा डेटम लाइन से कहां रहता है? अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसमें थिम्बल का जो जीरो लाइन है डेटम लाइन से कहां रखा है? ये किसका क्वेश्चन है? माइक्रोमीटर, वर्नियर, दोनों का थिम्बल और डेटम लाइन में जीरो एरर ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना? तो अगर पॉजिटिव एरर है तो उसमें क्या होता है? पॉजिटिव एरर में क्या होगा? अगर पॉजिटिव एरर है तो क्या होगा? पॉजिटिव एरर में थिम्बल का शून्य जीरो डेटम लाइन से पीछे होता है। ये चीज हमने आपको करवा रखा है। ठीक है, क्या होता है? यहां पे माइक्रोमीटर या फिर आप वर्नियर स्केल की भी बात करो तो उसमें क्या होता है कि एक क्या होता है? थिम्बल लाइन होता है और एक डेटम लाइन होता है। थिम्बल लाइन कहां होता है? स्लीप पर बना होता है। ठीक है, और डेटम लाइन बना होता है। तो क्या होता है, जब डेटम लाइन और थिम्बल लाइन आपस में, जब दोनों का जीरो आपस में जब कोइंसाइड करेगा तो उसको हम लोग जीरो एरर बोलते हैं। अब अगर थिम्बल लाइन और डेटम लाइन अगर अपने आप को, थिम्बल लाइन जो है डेटम लाइन के अगर पीछे चला गया, थिम्बल लाइन जो है अगर डेटम लाइन के पीछे चला गया तो वो क्या होता है? पॉजिटिव एरर होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि थिम्बल लाइन और डेटम लाइन दोनों का जीरो अगर आपस में कोइंसाइड करता है, मतलब कि मिलता है, दोनों का जीरो अगर मिल रहा है तो वहां पे कोई एरर नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, उसको हम लोग जीरो एरर काउंट करते हैं। पर अगर थिम्बल लाइन जो है डेटम लाइन के पीछे हो गया, थिम्बल लाइन अगर डेटम लाइन के पीछे हो गया तो वो कौन सा एरर होगा आपका? वो आपका पॉजिटिव एरर होगा। अगर थिम्बल लाइन डेटम लाइन के आगे हो गया तो वो आपका नेगेटिव एरर होगा। और अगर हमको एक्यूरेट एरर निकालना है, हमको सही वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं? घटा देते हैं और नेगेटिव एरर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा वो क्या होता है? सही वैल्यू आ जाता है। जीरो एरर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जीरो एरर लाना है तो पॉजिटिव एरर को घटा देंगे और नेगेटिव एरर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मेरी बात क्लियर है आपको? तो पॉजिटिव जीरो एरर में थिम्बल का शून्य लाइन जो होता है वो डेटम के पीछे होता है। मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर। हमने भी आपको स्ट्रेट एज के बारे में पिछले क्वेश्चन में, शायद सबसे पहला क्वेश्चन हमने स्ट्रेट एज के बारे में ही पढ़ा था। अब देखो ये क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर से। ट्राई स्क्वायर कैसा बना होता है? ट्राई स्क्वायर टी आकार का बना होता है। ट्राई स्क्वायर कैसा बना होता है? ट्राई स्क्वायर ऐसा कुछ बना होता है। इसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम लोग क्या चेक करते हैं? ट्राई स्क्वायर के द्वारा क्या चेक किया जाता है? दो तलों के बीच 90 डिग्री का कोण, या ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी मोटाई,
या ऑप्शन डी, दो तलों के बीच कोई भी एंगल को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा क्या किया जाए। किसी जॉब की लंबाई चेक करेंगे, मोटाई चेक करेंगे, या किसी जॉब के बीच का एंगल है वो चेक करेंगे, या किसी जॉब के बीच 90 डिग्री का एंगल चेक करेंगे। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकंड है आपके पास, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दो तलों के बीच 90 डिग्री का कोण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ट्राई स्क्वायर के द्वारा क्या चेक किया जाता है? दो तलों के बीच 90 डिग्री का कोण चेक किया जाता है। देखो मैंने यहां आपको ट्राई स्क्वायर का फिगर भी रफली फिगर बताया कि कैसे यहां पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर हमको जो दो पार्ट को चेक करना है, ये क्या है? चेकिंग, ये कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत, तुलनात्मक यंत्र के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर किसके अंतर्गत आता है? तुलनात्मक यंत्र के अंतर्गत ये आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो दो कोई टूल लेंगे उसको हम इस सरफेस पे यहाँ पे फिट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने फिट किया सरफेस पे, देखो एक सेकंड, देखो ये क्या है? अब एक हम नया सरफेस यहां लगाते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आपको? ये देखो, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो ब्लू कलर है और ये रेड कलर, दो प्रकार का आपके पास कलर। ब्लू कलर पे हमने इस अपने टूल को रखा है, टूल पे रखा है, तो इससे हमको क्या चेक होगा कि अगर इसका सरफेस अगर पूरी तरीके से प्रॉपर बैठ जाएगा तो क्या होगा कि ये 90 डिग्री को भी चेक करेगा और सरफेस की फ्लैटनेस को, समतलता को भी चेक करेगा। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग दो कामों के लिए किया जाता है। पहला क्या? किसी भी जॉब का 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए। ठीक है, दूसरा उस जॉब की समतलता को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का उपयोग होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज का प्रयोग होता है। गेज के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। गेज कितने प्रकार का गेज होता है? फीलर गेज होता है, वायर गेज होता है, टेपर गेज होता है, रेडियस गेज होता है, सिलेंडर गेज होता है। गेज के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। गेज किसके अंतर्गत आता है? गेज याद करो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। गेज किसके अंतर्गत आता था? गेज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता था, मापने वाले टूल के अंतर्गत आता है। तो गेज का प्रयोग कहां होता है? गेज का प्रयोग कहां होता है? गेज चेकिंग इंस्ट्रूमेंट था या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था? गेज चेकिंग इंस्ट्रूमेंट था। मेरी बात क्लियर है आपको? गेज का उपयोग हम लोग चेकिंग में करते हैं। ठीक है, गेज का प्रयोग होता है कहां? जॉब वर्क में, जॉब, इसको जॉब वर्क लिखो, जॉब वर्क। दूसरा है आपका बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन। तीसरा है आपका मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। और चौथा है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो गेज का उपयोग कहां होता था? गेज का उपयोग जो होता था मास प्रोडक्शन में होता था। मास प्रोडक्शन, गेज का उपयोग होता था मास प्रोडक्शन। गेज का प्रयोग होता था मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या? हमको वर्कशॉप में हमको किसी भी टूल का प्रोडक्शन करना है, तो कम समय में अगर हमको उस चीज की नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस प्रोडक्शन को पाने के लिए हम जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं उसको मास प्रोडक्शन बोला जाता है। मास का मतलब ये होता है कि ज्यादा मात्रा में उस टूल को या उस जॉब को प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसके लिए हम लोग मास प्रोडक्शन का यूज करते हैं। तो गेज का उपयोग कहां होता है? मास प्रोडक्शन में होता है। गेज एक
चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीलर गेज का प्रयोग कहां होता है। फीलर गेज का प्रयोग कहां होता है? मेरी बात क्लियर है आपको कि फीलर गेज का प्रयोग कहां होता है? आपका ऑप्शन है कि मेटिंग पार्ट्स के बीच का अंतर मापने के लिए, दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच का अंतर मापने में। दूसरा आपका ऑप्शन है कि स्लॉट की चौड़ाई मापने में। तीसरा आपका ऑप्शन है अंदरूनी माप लेने में, यानी कि इंटरनल मेजरमेंट में। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फीलर गेज का प्रयोग कहां होता है? मेरा क्वेश्चन है कि फीलर गेज का प्रयोग कहां होता है? ठीक है, फीलर गेज का प्रयोग कहां होता है? मेटिंग पार्ट्स के बीच का अंतर मापने में, स्लॉट की चौड़ाई मापने में। तीसरा ऑप्शन है इंटरनल मेजरमेंट में, जिसको हिंदी में अंदरूनी माप कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 10 सेकेंड फिर से इस क्वेश्चन के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फीलर गेज का प्रयोग कहां होता है? फीलर गेज का प्रयोग, आंसर आपको पता चल गया होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कि मिलने वाले पार्ट्स के बीच का अंतर मापने में। फीलर गेज का प्रयोग कहां होता था? दो मेटिंग पार्ट्स जो आपस में मिल रहे हैं उसके बीच का गैप मापने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? फीलर गेज का प्रयोग कर रहे थे। दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच का गैप मापने के लिए हम लोग फीलर गेज का प्रयोग कर रहे थे। वायर गेज का भी एक क्वेश्चन आएगा तो हम आपको वायर गेज के बारे में भी बताएंगे। ये भी सवाल रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो फीलर गेज का प्रयोग कहां होता है? दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच का अंतर मापने में, दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच का गैप मापने में हम लोग फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बोर में गहराई में बने ग्रूव को माप के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका? टेलीस्कोप गेज, डेप्थ गेज, वायर गेज या फिर फीलर गेज? किसी बोर में गहराई में बने ग्रूव को मापने के लिए किस चीज का हम प्रयोग करेंगे? आपका ऑप्शन है टेलीस्कोप गेज, दूसरा ऑप्शन है आपका डेप्थ गेज, तीसरा ऑप्शन है आपका वायर गेज, चौथा ऑप्शन है आपका फीलर गेज। फीलर गेज के बारे में तो हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में करा है कि फीलर गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं दो मेटिंग पार्ट्स के बीच का गैप मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में से कोई एक होगा। आप 10 सेकंड आपके पास फिर से इस क्वेश्चन के लिए, देखो और इसका आंसर बताओ। किसी बोर में बने ग्रूव की गहराई मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है आपका टेलीस्कोप गेज, दूसरा डेप्थ गेज, तीसरा वायर गेज और चौथा फीलर गेज। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेलीस्कोप गेज। क्या है? टेलीस्कोप गेज। किसी ग्रूव बोर में बने ग्रूव की गहराई को मापने के लिए हम लोग टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर से कितने डिग्री का एंगल को चेक किया था? हमने ट्राई स्क्वायर के बारे में अभी पीछे भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और इसका भाषा बदल के एग्जामिनर आपसे फिर से पूछ लिया है। तो हमने इसको कराया है आपको ट्राई स्क्वायर के बारे में, अभी जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले हमने आपको करवाया था। आप बताओ
कि ट्राई स्क्वायर से कितने डिग्री का एंगल चेक किया जाता है? 10 सेकेंड इसके लिए 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 70 डिग्री। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 70 डिग्री। ट्राई स्क्वायर से कितने डिग्री का एंगल चेक किया जाता है? और ट्राई स्क्वायर से एक और चीज चेक किया जाता था, दोनों चीज आप बताना। ट्राई स्क्वायर से दो चीज हम लोग चेक करते थे, दोनों चीज आपको बताना, एक तो एंगल और एक दूसरा क्या उपयोग होता था, दोनों चीज आपको यहां पर बताना है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आपको? ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहां होता है? ट्राई स्क्वायर का उपयोग सर आप बोलोगे कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग सर 90 डिग्री मेजरमेंट में किया जाता है। दूसरा समतलता मापने में, दूसरा फ्लैटनेस मापने में, फ्लैटनेस मेजरमेंट में। मेरी बात क्लियर है आपको? फ्लैटनेस मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया। दूसरा हम लोग देखेंगे कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव त्रुटि है, सही रीडिंग ली जा सकती है। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसमें दो प्रकार की त्रुटि होती है। एक पॉजिटिव त्रुटि, पॉजिटिव एरर, और दूसरा होता है नेगेटिव एरर। दो प्रकार के एरर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि अगर माइक्रोमीटर में नेगेटिव त्रुटि है तो हमको एक्चुअल रीडिंग अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल रीडिंग अगर हमको चाहिए, अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है तो अगर हमको एक्चुअल रीडिंग, वास्तविक रीडिंग अगर चाहिए तो हमको क्या करना होगा? पहला ऑप्शन है आपका कि वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर। दूसरा आपका ऑप्शन है वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को घटाकर। तीसरा ऑप्शन है कि नेगेटिव एरर जो है उसको दुगना कर दें, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से समझो फिर इसका आंसर करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है, उसमें क्या है? नेगेटिव एरर आया है। ठीक है, एरर कब नहीं होगा? जब उसका थिम्बम लाइन और डेटम लाइन, दोनों लाइन अगर आपस में कॉन्साइड कर रहा है तो वो जीरो एरर होगा। तो वहां पे तो कुछ नहीं करना, वो तो फिर एक्चुअल रीडिंग देगा ही देगा। अगर जीरो नहीं है तो एक्चुअल रीडिंग ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर में या फिर माइक्रोमीटर में ही अगर आपका नेगेटिव एरर आ गया है तो फिर एक्चुअल रीडिंग, वास्तविक रीडिंग कैसे ज्ञात करेंगे? हमने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले भी माइक्रोमीटर से संबंधित, एरर से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर कैसे अगर है तो वास्तविक रीडिंग हम कैसे निकालेंगे। वो शायद अगर आपने क्वेश्चन सही से समझा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकंड में कर सकते हो। आपके पास 10 सेकंड का समय है कि अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है तो उसको हम एक्चुअल रीडिंग लाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव एरर को घटाएंगे, नेगेटिव एरर को जोड़ेंगे, नेगेटिव एरर को दुगना कर देंगे, या फिर इनमें से कोई कार्य नहीं करेंगे। आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है। नेगेटिव एरर है तो वास्तविक रीडिंग लेने के लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ देंगे। एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या होगा? रीडिंग आ जाएगा। करेक्ट रीडिंग में क्या होगा? एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? और अगर पॉजिटिव एरर होता, नेगेटिव एरर में क्या है कि जोड़ देंगे, अगर पॉजिटिव एरर होता तो क्या करते? तो सर पॉजिटिव एरर को एक्चुअल रीडिंग में घटा देते, जो हमारा रीडिंग आया है उसमें से हम पॉजिटिव एरर को घटा देते तो मेरा वास्तविक रीडिंग निकल जाता।
सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि आउटसाइड नाइक्रोमीटर में अगर नेगेटिव एरर है तो हमको वास्तविक रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रीडिंग आया है उसमें हम नेगेटिव एरर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव एरर आया है तो क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास जो रीडिंग आया है उसमें हम घटा देंगे, फिर हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसकी सहायता से प्लेन, वक्र सतह से या फालतू पदार्थ को हटाने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? ये कटिंग टूल का सवाल है, ठीक है। ये आरआरबी चंडीगढ़ असिस्टेंट लोको पायलट 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर बताओ। किसकी सहायता से, निम्न में से किसकी सहायता से प्लेन, वक्र सरफेस या फिर फालतू पदार्थ है जो एक एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? और हटाना भी किस प्रक्रिया से है? तो आप ये देखो, बारीक कण की सहायता से हटाना है। बारीक कण की सहायता से, या तो प्लेन सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, और वेस्ट मटेरियल या फालतू मटेरियल को हटाने के लिए हम किस कटिंग टूल का उपयोग करेंगे? टैंग, छेनी जिसको चीजल बोलते हैं, हेक्सा या फिर रेती। हेक्सा क्या था? हेक्सा कटिंग टूल है, बिल्कुल है। चीजल कटिंग टूल है, बिल्कुल है। रेती कटिंग टूल है, बिल्कुल है। और टैंग ये नहीं है। टैंग तो एक पार्ट है, छेनी का एक पार्ट है, चीजल का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रेती। हमको किसी सरफेस पर, चाहे वो सरफेस प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, उस पे हमको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको बारीक कण में हटाना है। अगर बारीक कण में हटाना, उसके लिए हम कौन सा चीज उपयोग करेंगे? तो रेती या फाइल का उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मार्किंग का मतलब क्या है? चिन्हन, मार्किंग का मतलब क्या होता है? मार्किंग टूल हमने आपको करवाया था, मार्किंग टूल का डिफिनीशन भाई पूछ लिया है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मार्किंग टूल का मतलब क्या होता है? आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट लोको पायलट 2002 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्या क्या पूछा है कि मार्किंग टूल का पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है? इतना लंबा चौड़ा भाषा क्या कि चिन्हन क्या है? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि जो मार्किंग टूल है उसका बेसिक पर्पस वर्कशॉप में क्या है, हम मार्किंग टूल का प्रयोग क्यों करते हैं? ऑप्शंस है आपके कि कार्यखंड में केंद्र बिंदु का निश्चय करने के लिए, यानी कि किसी वर्क पीस पर आपको लाइन लगाने के लिए, सेंटर लाइन लगाने में। दूसरा, सेंटर लाइन का निर्धारित करने में। तीसरा है सीमा रेखा बनाने में, किसी भी जॉब का बाउंड्री बनाने में, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? उपरोक्त सभी। मार्किंग का पर्पस क्या क्या है हमने आपको करवाया था कि मार्किंग किसी जॉब पर निशान लगाने में, किसी भी जॉब का बाउंड्री लगाने में, और किसी जॉब पर हमको सेंटर लाइन खींचने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ मार्किंग का पर्पस क्या है? किसी जॉब का अगर हमको बाउंड्री बनाना है, सीमा रेखा बनाना है,
किसी भी जॉब में हमको सेंटर लाइन देना है, किसी भी जॉब पर हमको कटिंग के लिए निशान लगाना है या फिर शेप देने के लिए निशान लगाना है, उसके लिए हम लोग मार्किंग टूल का प्रयोग करते थे। मेरी बात क्लियर है आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माइल्ड स्टील की छेनी ग्राइंड करते समय कर्तन कोण निम्न में से कितना होगा? कर्तन कोण को हिंदी में लिखो कटिंग एंगल। क्या होगा? कटिंग एंगल। कटिंग एंगल। देखो ये जो एंगल है ये बार बार वैरी करता है, हर बुक में, हर किताब में आपको वैरी करेगा। एक रेंज होता है, जैसे 40 से लेकर 60 डिग्री, 50 से लेकर 70 डिग्री, एक रेंज होता है। तो ये एक रेंज में आता है, तो आपको रेंज ख्याल रहेगा तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मारोगे। मैंने आपको ख्याल करो, मैंने आपको कटिंग एंगल के बारे में जब करवाया था तो आपको डिफरेंट मटेरियल के बारे में हमने आपको बताया था। उसमें हमने एक चीज और आपको बताई थी कि अगर हार्ड मटेरियल के कटिंग एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा, सॉफ्ट मटेरियल के लिए कटिंग एंगल कितना होगा? कम होगा। ये भी हमने आपको करवाया था। उसमें हमने आपको एक बताया था 70 60 45 30। मैंने आपको क्या बताया था? 70 60 45 30। मतलब क्या कि 70 सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल के लिए और 30 सबसे ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होगा। मैंने आपको ये कटिंग एंगल के बारे में बताया था। तो माइल्ड स्टील क्या है? एक प्रकार का ये हार्ड मटेरियल है। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर है? माइल्ड स्टील क्या है? एक प्रकार का हार्ड मटेरियल के अंतर्गत आता है। तो एक बात तो पता है कि सबसे कम वाला नहीं होगा, यानी कि 40 डिग्री तो होने से रहा। अब बचा 3 ऑप्शन, 65 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर होगा 55 डिग्री। ये वैल्यू है, रेंज में वैल्यू होता है। इसका आंसर कभी आपको मतलब 60 डिग्री भी मिल जाएगा, कहीं आपको 55 डिग्री मिलेगा और कहीं 50 डिग्री होता है। 50 से 60 इसका रेंज होता है। तो 50 से 60 के बीच में हमारा एक ही रेंज है, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 55 डिग्री। तो माइल्ड स्टील की छेनी को ग्राइंड करते समय कटिंग एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 50 से 60 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा वही माइल्ड स्टील की छेनी को ग्राइंड करने का एंगल है। 70 60 45 30। याद है आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा पेचकस का मुख्य भाग नहीं है? पेचकस के 3 भाग होते थे। ठीक है, ये आरआरबी एएलपी का सवाल है कि निम्न में से कौन पेचकस का पार्ट नहीं है। ठीक है, पेचकस के बारे में आपको मैंने करवा रखा है। पेचकस क्या है? एक प्रकार का ये डिसमेंटलिंग टूल है, किसी नट को खोलने में ये कार्य करता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका कि ऑप्शन ए ब्लेड, दूसरा सैंक, तीसरा हैंडल, चौथा पेच। आपको बताना है इसमें से कोई एक चीज जो कि पेचकस का पार्ट नहीं है। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि पेचकस का पार्ट नहीं है। तो देखो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेज। सैंक भी होता है, हैंडल भी होता है और ब्लेड भी होता है। ब्लेड को पेचकस का दूसरा नाम क्या है? पेचकस में ब्लेड का दूसरा नाम क्या है? याद है आपको? ब्लेड को हम लोग टिप भी बोलते थे। क्या बोलते थे? टिप बोलते थे। और पेचकस का जो लंबाई था वो सैंक की लंबाई प्लस टिप की चौड़ाई से लिया जाता था। ये भी चीज आप याद करो। पेचकस का लंबाई सैंक की लंबाई प्लस टिप की चौड़ाई से ली जाती थी। ठीक है, और पेचकस के 3 पार्ट होते थे, हैंडल, सैंक या फिर टिप, या जिसको हम लोग ब्लेड भी बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है आपको? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि निम्न वर्णित औजारों में से कौन मेजरमेंट के लिए नहीं है? मेजरिंग टूल कौन सा नहीं है? अगर आपने हमारा मेजरिंग टूल का वीडियो देखा होगा तो आपको यह सवाल करने में
1 सेकेंड लगना चाहिए, फिर भी आपके पास 10 सेकेंड है। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा मेजरिंग टूल नहीं है, मानी मापन के हेतु नहीं है। पहला आपका है स्टील स्क्वायर, दूसरा है आपका डिवाइडर, तीसरा है आपका वायर गेज और चौथा है आपका इनमें से सभी। अब आप इसमें से आंसर बताओ कौन सा निम्न में से मेजरिंग टूल नहीं है, स्टील स्क्वायर, डिवाइडर, वायर गेज या सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिवाइडर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिवाइडर। ऐसा क्यों? स्टील स्क्वायर से तो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, 90 डिग्री का मेजरमेंट करते हैं। वायर गेज से भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, किसी तार की मोटाई, सीट मेटल की चौड़ाई मापने में वायर गेज का प्रयोग होता है। पर डिवाइडर से क्या होता है? डिवाइडर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? डिवाइडर कौन सा टूल है? डिवाइडर एक मार्किंग टूल है, याद करो। डिवाइडर क्या है? एक मार्किंग टूल है, कंपैरिजन टूल है। किसी लाइन को दो बराबर पार्ट में करने के लिए हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते थे। किसी लाइन पर हमको मार्किंग करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो डिवाइडर क्या है? एक प्रकार का मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है, ये मेजरिंग टूल के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेमल द्वारा, ट्रेमल लास्ट ही क्लास में हमने सीट मेटल में आपने करवाया है। सीट मेटल लास्ट पिछली क्लास में हमने आपको करवाया था, कल के क्लास में, कि ट्रेमल क्या होता है, ट्रेमल का उपयोग हम लोग कहां करते हैं। तो क्वेश्चन आया है उसी से कि ट्रेमल द्वारा डैश से अधिक माप के चाप लगाए जा सकते हैं। ट्रेमल के द्वारा कितना से अधिक माप के चाप को लगाया जा सकता है? चाप मतलब आर्क को लगाया जाए, कितना मेजरमेंट से अधिक चाप को ट्रेमल के द्वारा लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रेमल होता क्या। ट्रेमल का बेसिक पर्पस तो आपको पता हो, तब तो आप इस क्वेश्चन को लगाओ। ट्रेमल का बेसिक उद्देश्य क्या है? ट्रेमल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? बेसिक पर्पस ट्रेमल को यूज करने का क्या है? ट्रेमल का उपयोग करते कहां थे? ट्रेमल का उपयोग वहां किया जाता है जहां आपको बड़ा आकार का सर्किल बनाना हो, आर्क बनाना हो। आप अगर छोटे आकार का सर्किल या आर्क बनाना चाहते हो, अगर आप छोटे आकार का वृत्त या चाप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप तो कंपास का यूज करते थे। बचपन में याद करो, किसका उपयोग करते थे? कंपास का यूज करते थे, ठीक है। छोटा आकार का अगर आपको सर्किल और आर्क बनाना था तो। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा आकार का सर्किल या आर्क बनाना है, वृत्त या चाप बनाना है, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? उसके लिए आप ट्रेमल का उपयोग करोगे। लेकिन अब कितना बड़ा आकार हो भाई, उससे कम आकार का हम ट्रेमल के द्वारा नहीं बना सकते। एक बेसिक तो होगा कि छोटा कितना और बड़ा कितना, ठीक है। एक डिफरेंस तो होगा, रेफरेंस तो होगा कि भाई इतना से बड़ा है तभी हम ट्रेमल को यूज करेंगे, ठीक है। तो वो कितना है आपको ये देखना है कि वो कितना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 200 मिलीमीटर से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्रॉस पिन हथौड़े की हैंडल पिन से कितना डिग्री पर होता है? क्रॉस पिन हैंडल का क्रॉस पिन हैंडल का क्रॉस पिन हैंडल का क्रॉस पिन हैंडल का हैंडल पिन से कितना डिग्री के कोण पर होता है? आपका ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है आपका 100 डिग्री। इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंतर्गत बताओ, तब तक मैं
क्रॉस पिन हथौड़े के हैंडल पिन से कितना डिग्री के कोण पर होता है? कितने डिग्री के कोण पर होता है भाई, बताओ आप। क्रॉस पिन हथौड़े से हैंडल पिन के कितने डिग्री के एंगल पर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 90 डिग्री। क्रॉस पिन हथौड़े की हैंडल पिन से कितने डिग्री पर होती है? आप बोलोगे सर ये होता है आपका 90 डिग्री पर होता है। क्रॉस पिन ऐसा ही तो बनता था, क्रॉस पिन ऐसा ही तो बनता था। 90 डिग्री होगा कि 45 डिग्री? जल्दी बताओ। क्रॉस पिन हथौड़े का कितना डिग्री पर? 90 डिग्री की 45 डिग्री? ये 90 डिग्री कहीं से दिख रहा है आपको? 90 डिग्री कैसा होता है? 90 डिग्री तो ऐसा होता है भाई। इसका आंसर क्या होगा? 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार साइज के निकट लाने के लिए आप किस फाइल का प्रयोग करते हैं? वर्कशॉप में हमने कोई टूल बना लिया, ठीक है, अब उसको हमको फिनिश करना है। क्या करना है? फिनिश करना है। इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? बास्टर्ड फाइल, रफ फाइल, डेड स्मूथ फाइल या फिर सिंगल फाइल का उपयोग करेंगे। तैयार साइज है, वर्कशॉप में हमने कोई टूल को तैयार कर लिया है, उसको हमको फिनिश करना है, तो फिनिश के लिए हम किस टूल का उपयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है बास्टर्ड फाइल, दूसरा है रफ फाइल, तीसरा है डेड स्मूथ फाइल और चौथा है सिंगल कट फाइल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल का उपयोग कहां होता है? आपको बहुत कम मात्रा में अगर मटेरियल को रिमूव करना है, उसके लिए हम लोग किस फाइल का उपयोग कर रहे थे? तो डेड स्मूथ फाइल का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेटम लाइन का दूसरा नाम क्या है? सेंटर लाइन, आउटलाइन, रेफरेंस लाइन या फ्रंट लाइन? डेटम लाइन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेंटर लाइन, दूसरा आउटलाइन, तीसरा रेफरेंस लाइन और चौथा फ्रंट लाइन। डेटम लाइन का दूसरा नाम, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 रेफरेंस लाइन। डेटम लाइन का दूसरा नाम क्या है? डेटम लाइन का तीसरा नाम है, डेटम लाइन का दूसरा नाम क्या है आपका? रेफरेंस लाइन, ऑप्शन नंबर 3। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बड़े वृत्त की लेइंग आउट के लिए हम किस टूल का प्रयोग करते हैं? अगर हमको बड़ा आकार का वृत्त बनाना है तो उसका हमको सबसे पहले क्या करना होगा? लेआउट बनाना होगा। तो लेआउट, बड़े आकार के वृत्त का लेआउट करने के लिए या फिर बड़े आकार का आर्क को, बड़े आकार के जीवा को लेआउट करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे? ठीक है, ये किस मेटल शॉप में उपयोग होता था? सीट मेटल शॉप में उपयोग होता था। तो इसका ऑप्शन है ट्रेमल, दूसरा है डिवाइडर, तीसरा है आपका जेनी कैलिपर और चौथा है आपका स्क्राइबर। देखो 4 ऑप्शंस है आपके पास कि बड़े आकार के लेइंग आउट के वृत्त के लिए हम किस टूल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 8 ट्रेमल इसका आंसर होगा। ट्रेमल के बारे में हमने आपको बताया था, सीट मेटल जब मैंने आपको करवाया था उसी में ट्रेमल के आपको बताया था कि ट्रेमल का उपयोग बड़े आकार का सर्किल या फिर बड़े आकार का आर्क बनाने में ट्रेमल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, छोटे आकार का अगर हमको सर्किल बनाना है उसके लिए हम किसका उपयोग कर रहे थे? कंपास का उपयोग कर रहे थे। इसमें दूसरे ऑप्शंस क्या क्या है? देखो डिवाइडर, डिवाइडर से क्या करते हैं? किसी दो लाइन को आपस में बराबर भाग में बांटने के लिए हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर क्या है? एक प्रकार का ये कौन सा टूल है? ये एक कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। इससे हम क्या करते हैं? सरफेस को छीलने का काम या खुरचने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना डिग्री होता है? स्क्राइबर के पॉइंट का कोण कितना डिग्री होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन है 5 से लेकर 10 डिग्री और चौथा ऑप्शन है आपका 12 से लेकर
15 डिग्री। स्क्राइबर के पॉइंट एंगल कितना डिग्री होता है? स्क्राइबर को हम लोग कितने डिग्री के एंगल पर ऑपरेट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर है 1 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 10 से लेके 12 डिग्री, चौथा है आपका 12 से लेके 15 डिग्री। स्क्राइबर के बारे में जब आपने आपको बताया था तो स्क्राइबर का उपयोग भी बताया था कि स्क्राइबर का उपयोग किसी भी सरफेस को खुरचने में किया जाता है या छीलने में किया जाता है, और इसका जो एंगल होता है, पॉइंट एंगल होता है, वो कितना डिग्री होता है? रेंज होता है इसका 12 से 15 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 12 से लेके 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइडर निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, डिवाइडर का प्रयोग निम्न में से कहां किया जाता है? यह भी रेलवे का पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिवाइडर का प्रयोग किस कार्य के लिए निम्न में से किया जाता है? ऑप्शन है आपका वृत्तों पर मार्किंग के लिए, दूसरा है आपका कि चापों पर मार्किंग के लिए, तीसरा है आपका कि दूरियों की ट्रांसफेरिंग और स्टेपिंग के लिए, और चौथा ऑप्शन है आपका कि ऑल ऑफ दीज, उपर्युक्त सभी। डिवाइडर किस प्रकार का टूल है? ये एक प्रकार का मार्किंग टूल है। इससे दूसरा काम क्या करते थे कि एक लाइन को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग डिवाइडर का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये मार्किंग का है, सर्किल पे मार्क करना है, उसके लिए हम लोग डिवाइडर का प्रयोग करेंगे, बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि आर्क पर अगर हमको मार्क करना है तो उसके लिए क्या डिवाइडर का प्रयोग करेंगे, ये भी बात सही है। तीसरा क्या कर रहा है कि दूरियों की ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग करना, 2 डिस्टेंस के बीच का अगर हमको ट्रांसफर करना है या उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट और शैंक को फैलाकर हेड की आकार बनाने के लिए किया था? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का हैमर, हैमर कितने प्रकार के हमने आपको करवाया था? क्रॉस पिन हैमर करवाया था, बॉल पिन हैमर करवाया था, स्लेज हैमर करवाया था, मैलेट हैमर करवाया था। इस प्रकार के हैमर के बारे में मैंने आपको करवाया था। तो वही पूछ रहा है कि रिवेट के शैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाना है, तो उसके लिए हम लोग किस हैमर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए बॉल पिन हैमर, दूसरा ऑप्शन है आपका क्रॉस पिन हैमर, तीसरा ऑप्शन है आपका स्ट्रेट पिन हैमर, और चौथा है आपका सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किसके लिए किए थे? तो फिनिशिंग के लिए, ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखो स्ट्रेट पिन हैमर, इसका प्रयोग क्या कहते थे? इसका भी प्रयोग सरफेस, फ्लैट सरफेस के लिए करते थे, फ्लैट सरफेस के। बॉल पिन हैमर इसका प्रयोग कहां करते थे? बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते थे जॉब का नाली बनाने में। इसका प्रयोग हम लोग करते थे जॉब की नाली बनाने में। उसके बाद आपका बचता है क्रॉस पिन हैमर, जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रॉस पिन हैमर। हेड का आकार बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे? क्रॉस पिन हैमर का उपयोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस की जॉब प्लेट की धातु बनी होती है, किसकी बनी होती है? वाइस क्या है? एक प्रकार का होल्डिंग टूल है। वर्कशॉप में अगर हम किसी जॉब को मशीनिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग वाइस का प्रयोग करते हैं। तो वाइस क्या है? एक प्रकार का होल्डिंग टूल है। वाइस का धातु किस चीज का बना होता है? टूल स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, या फिर ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होता है? इसका आंसर होगा कास्ट आयरन। वाइस का जो जॉब प्लेट है वो किसका बना होता है? वाइस का जॉब प्लेट कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? आरआरबी पटना एलपी 2001 का क्वेश्चन है कि डबल कट फाइल। मैंने फाइल के बारे में आपको बताया था कि फाइल क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है। इससे हम कम मात्रा में किसी धातु को हटाने के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं, और बारीक कणों में हटाने के लिए फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइल के बारे में हमने आपको बताया था सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, बास्टर्ड फाइल, ड्रॉ फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो वही बताना है कि डबल कट फाइल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? डबल कट फाइल का प्रयोग हम लोग स्टील या हार्ड मटेरियल के लिए करते हैं।
सिंगल कट फाइल में क्या होता था कि एक दांत बायां एक दांत दायां और प्रत्येक जो पांचवा दांत था वो सीधा होता था। लेकिन डबल कट फाइल में क्या होता था, दो दांत दायां दो दांत बायां और बीच का दांत जो होता था सीधा होता था। बीच का दांत जो होता है सीधी दांत फाइल में क्यों रखा जाता है, तो जो कटिंग जो मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए दांत को सीधा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लैट चीजल की बॉडी किस आकार की बनी होती है। ये चीजल हमने आपको करवाया है, चीजल फ्लैट चीजल क्रॉस चीजल हमने आपको करवा रखा। उसी में आपको बताना है कि फ्लैट चीजल का प्रयोग किस आकार के लिए होता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल, आयताकार, चौकोर, अष्टभुज या फिर षटभुज। ये आपका क्वेश्चन है। तो फ्लैट चीजल की जो बॉडी होती है वो किस आकार की होती है, वो मेनली 6 भुजा होता है उसका। चीजल में मेन रूप से आप देखोगे 6 आकार की भुजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैट चीजल की बॉडी किस आकार की होती है। ठीक है, आंसर होगा इसका षटभुज। इस प्रकार से हमने टूल का जो लगभग सभी टॉपिक के क्वेश्चंस को लगाने का काम किया है। अब हमारा टूल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टूल चैप्टर में हमने आपको मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, कटिंग टूल, हैंड टूल और सीट मेटल वर्क में यूज होने वाले टूल के बारे में डिस्कस करवाया। उसके साथ साथ हमने इसके क्वेश्चंस को भी किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो वेल्डिंग होगा। हमने सेफ्टी टूल को डिस्कस कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक होगा जो फीटर और डीजल दोनों में कॉमन है उसको हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे वो वेल्डिंग शुरू करेंगे। एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर के सवाल आता रहता है। तो हम लोग कल से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा, वेल्डिंग। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आपका वेल्डिंग। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।